हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम पूजा एंड वेलकम बैक टू परचम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 17 नवंबर के करंट अफेयर्स और वो सारे स्टूडेंट जिनको इंटरनेशनल न्यूज़ पढ़ना पसंद है। तो आज आपको भर भर के इंटरनेशनल न्यूज़ सीखने को मिलने वाली है। काफ़ी ज़्यादा हम इंपॉर्टेंट रिवर्स के बारे में, इंपॉर्टेंट आइलैंड्स के बारे में, इनफैक्ट टेक्टोनिक मूवमेंट के ऊपर भी डिस्कशन करने वाले हैं। वीडियो के एंड में काफ़ी सारे रिवीजन क्वेश्चन होंगे, ऑब्वियस सी बात है, और एक क्वेश्चन ऑफ द डे भी होगा जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। क्लियर? अब जो स्टूडेंट न्यू हैं उनको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर आज के क्लास के करंट अफेयर्स का पीडीएफ लेना है तो परचम का टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे एंड टेलीग्राम से करंट अफेयर्स का पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट हिंदी एंड इंग्लिश में डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा परचम के एप्लीकेशन पे भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। सो स्टार्ट करेंगे 17 नवंबर के करंट अफेयर्स, लेकिन बात करेंगे हम कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन जो न्यूज में है। तो पहले पर्सन जो न्यूज में है वो बहुत खास है, इनका नाम है शीतल महाजन। आप इनकी पिक्चर देख पा रहे हैं। ये पहली वीमेन बन गई हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट से स्काई डाइविंग की है, तो ये अपने आप में एक अचीवमेंट होता है। इन्हें 2001 में पद्म अवार्ड भी दिया जा चुका है, पद्मश्री अवार्डी हैं शीतल महाजन। बिकम द फर्स्ट वीमेन टू स्काई ड्राइव फ्रॉम द माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट से स्काई डाइव करने वाली पहली कौन बन गई है? शीतल महाजन बन गई है। इन्होंने लगभग 21,000 फीट की हाइट से जो है वो डाइविंग किया विद द हेल्प ऑफ हेलीकॉप्टर। शी बिकम द फर्स्ट वीमेन जिन्होंने ये काम किया है, और इन्होंने जो लैंड किया है वो कहां पर किया है? काला पत्थर पीक, जिसका एल्टीट्यूड 17,000 फीट का अप्रोक्सीमेट है। ठीक है, इन्होंने और भी ज्यादा वेल नोन स्काई डाइवर है, इन्होंने काफी ज्यादा अपना यहाँ पे अचीवमेंट किए हैं, जिसके कारण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2001 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया, जो कि 4th नंबर का हाईएस्ट सम्मान है भारत का। ठीक है, अगले पर्सन जो न्यूज में है वो है एक क्रिकेटर जो कि श्रीलंका के क्रिकेटर है और इनका नाम है मुथैया मुरलीधरन। ठीक है, इनकी अपनी एक बायोपिक है जिसका नाम है 800, और अभी 2 तारीख को 2 दिसंबर को जियो सिनेमा में इनकी जो बायोपिक है उसका क्या होना है? डिजिटल प्रीमियर होना है, इसलिए न्यूज में है बायोपिक। तो आपसे केवल इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 800 किसकी बायोपिक है? तो श्रीलंकन क्रिकेटर है जिनका नाम है मुथैया मुरलीधरन, उनकी बायोपिक का नाम 800 है, जिसे 2 दिसंबर में जियो सिनेमा में इसका प्रीमियर किया जाना है। अच्छा, इस जो पिक्चर बन रही है या बायोपिक तैयार की है, इसकी अगर हम बात करें राइटर एंड डायरेक्टर के बारे में जिन्होंने पूरा पिक्चर को फीचर किया है, तो वो कौन हो जाएंगे? MS श्रीपति। MS श्रीपति उनका नाम है। क्लियर है? अगले पर्सन जो न्यूज में है उनको आप सभी लोग जानते हैं, काफी बार आपने इनका नाम सुना है, वेल नोन ऑथर सलमान रश्दी के बारे में। तो सलमान रश्दी, इन्हें फर्स्ट लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड दिया जा रहा है। सलमान रश्दी को पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। कहां पर, किसके द्वारा? तो बैकलेव हैवेल सेंटर में इनको ये सम्मान दिया जाएगा। क्लियर? सलमान रश्दी के साथ साथ ये पहला अवार्ड है, पहली चीज तो फर्स्ट अवार्ड है, फर्स्ट एडिशन है। ठीक है, जिन्हें लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड दिया जा रहा है वो सलमान रश्दी हैं। एंड अल्लाह अब्दुल फतह, इन्हें भी ये अवार्ड अपने करेजियस राइटिंग के लिए बेसिकली दिया जा रहा है। अच्छा, सलमान रश्दी की बात कर रहे हैं तो ये तो हम जान चुके, एक जाने माने ऑथर थे, राइटर थे। इनकी एक और नोबल आपको याद रखनी है, इनकी एक और बुक जो रिसेंटली इन्होंने लॉन्च की थी, पब्लिश की थी रिसेंटली, रश्दी अनवील द पब्लिकेशन ऑफ हिज लेटेस्ट बुक टाइटल नाइफ मेडिटेशन आफ्टर एन अटेम्प्टेड मर्डर। तो ये बुक किसकी है? तो ये भी सलमान रश्दी की है, आप इसे याद रखेंगे। डन? कुछ और इंपॉर्टेंट पर्सन हम डिस्कस करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं, हमने SSC जनरल अवेयरनेस टारगेट 2024 बैच को लॉन्च कर दिया है, जिसमें आपको जनरल अवेयरनेस के सारे टॉपिक, वीडियो, PDF एंड PYQ के साथ मिल जाएंगे। आप इस कोर्स को ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। प्ले स्टोर से परचम के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके कंप्लीट कोर्स या इंडिविजुअल कोर्सेज को भी आप यहाँ पर परचेज कर सकते हैं। क्लियर है? क्योंकि आप लोगों ने नोटिफिकेशन देखा ही होगा, कुछ दिनों बाद SSC GD के फॉर्म भरने शुरू होने वाले, और काफी बड़ी वैकेंसी है, 80,000 से ज्यादा पोस्ट यहाँ पर आने वाली है SSC GD की। और कोई भी आप SSC का एग्जाम देते हो तो जनरल अवेयरनेस का वेटेज बहुत ज्यादा होता है। चलिए, कुछ और पर्सन हम देखेंगे जो न्यूज में है।
नेक्स्ट है, ये है सुरेश वाडकर, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा इनका नाम सजेस्ट किया गया है फॉर द लता मंगेशकर अवार्ड 2023। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा प्लेबैक सिंगर एंड नेशनल अवार्ड विनर जिनका नाम है सुरेश ईश्वर वाडकर, इनका नाम सजेस्ट किया गया है फॉर द लता मंगेशकर अवार्ड फॉर 2023। सुरेश वाडकर जी को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी दिया जा चुका है 2018 में। तो सुरेश वाडकर का रिलेशन किससे है? तो एक कौन है? ये संगीतकार हैं, एक सिंगर हैं जिनको दिया जाएगा लता मंगेशकर अवार्ड फॉर 2023। डन। अगले पर्सन देखेंगे, इनको भी आप लोग जानते हैं, इनका नाम है एच.एस. प्रणॉय और ये बैडमिंटन खेलते हैं, काफी शानदार बैडमिंटन प्लेयर हैं एच.एस. प्रणॉय और वर्ल्ड नंबर 8 पर आते हैं। इन्होंने अभी एशियन गेम्स जो हुए थे उसमें मेन सिंगल कैटेगरी में ब्रोंज मेडल भी जीता था। रिसेंटली फेडरल बैंक ने इनके साथ एक कोलैबोरेशन साइन किया है एच.एस. प्रणॉय के साथ, और अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको एक तरीके से कह सकते हैं कि उनको प्रमोट करने के लिए, कैंपेन्स को रन करने के लिए फेडरल बैंक ने कोलैबोरेशन किसके साथ किया है? टॉप शटलर एच.एस. प्रणॉय के साथ। अगले पर्सन न्यूज में कौन है? वो भी एक क्रिकेटर है और उनका नाम है गुरकीरत सिंह मान। तो गुरकीरत सिंह मान ने रिसेंटली अनाउंसमेंट किया है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस करेंगे। इन्होंने इंडिया को कई सारे ओडीआईज में रिप्रेजेंट किया है। इसके अलावा इन्होंने पंजाब किंग के लिए, दिल्ली कैपिटल के लिए एंड रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए भी आईपीएल में खेला है। ठीक है, तो गुरकीरत सिंह मान का रिलेशन किससे है? क्रिकेट से है और इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। इसके अलावा आपको 3 और पर्सन दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन पे जिन्होंने रिसेंटली रिटायरमेंट अनाउंस किया है, जैसे कि मैग लेनिन इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया है, ऑस्ट्रेलिया से है। सुनील नारिन, इन्होंने भी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस किया है, वेस्ट इंडीज से है। एंड डेविड बिली, इन्होंने भी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस किया है और ये इंग्लैंड के प्लेयर हैं। डन। अगले पर्सन जो न्यूज में है वो है एक फ्रीडम फाइटर एंड कम्युनिस्ट लीडर जिनका नाम था एन शंकरैया। ही पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 102। अगर हम बात करें तो सीपीआईएम के सबसे ओल्डेस्ट कम्युनिस्ट लीडर जो थे वो कौन थे? एन शंकरैया थे। इनका भी निधन 102 साल की उम्र में हो गया है चेन्नई के एक हॉस्पिटल में। ये तमिलनाडु की अगर हम बात करें, तमिलनाडु की जो स्टेट असेंबली या विधानसभा है, तो विधानसभा में 3 बार इलेक्ट भी हुए हैं, 1967, 1977 एंड 1980 में। इसके अलावा तमिलनाडु में जो सीपीआईएम है उसके स्टेट सेक्रेटरी के रूप में भी इन्होंने काम किया है 1995 से 2005 तक। तो इनका नाम आपको याद रखना है। डन। ये थे कुछ पर्सन जो न्यूज में थे। आइए अब एक छोटे से इंडेक्स के ऊपर भी डिस्कशन हम कर ही लेते हैं। यहां पर देखिएगा, ओबीआई कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के द्वारा एक इंडेक्स को पब्लिश किया गया है जिसका नाम है इंक्लूसिवनेस इंडेक्स। ठीक है, जिसमें इंडिया की रैंक कितनी आई है? 117 नंबर पे आई है आउट ऑफ 129 कंट्रीज। तो इंडिया रैंक 117 इन द लिस्ट ऑफ 129 कंट्री इन द वर्ल्ड इन द इंक्लूसिवनेस इंडेक्स विच इज पब्लिश्ड बाय Othering and the Belonging Institute OBI at कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी यूएसए। इस इंडेक्स में न्यूजीलैंड ने टॉप किया है और भारत की रैंकिंग 117 नंबर पे है। सेकंड नंबर पे पोर्चुगी है, थर्ड नंबर पे नीदरलैंड आपको देखने को मिलेगा। बेसिकली ये जो इंडेक्स है वो बताता है कि सेवरल मेजर्स करता है डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग, रेस एंड जेंडर के अकॉर्डिंग, रिलीजन के अकॉर्डिंग, सेक्सुअल ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग, जनरल पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। तो कई तरीके की कैटेगरी में यहाँ पर एग्जामिन किया जाता है और उसके बाद इस इंडेक्स को पब्लिश किया जाता है। तो अगर आप देखेंगे अलग अलग कैटेगरी वाइज अगर देखोगे आप, तो इंडिया 1 to 9 नंबर पे है रिलीजन इंक्लूसिवनेस के अंडर, 121 नंबर पे जेंडर में है, 108 नंबर पे डिसेबिलिटी में है, 87 नंबर पे रेस में है, 40 नंबर पे जनरल पॉपुलेशन एंड 39 नंबर पे एलजीबीटीक्यू पे है। अगर ओवरऑल देखेंगे तो ओवरऑल 117 नंबर पे इंडिया आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, 117 नंबर पे इंडिया है आउट ऑफ 129 नेशंस। ईरान यहाँ पर बॉटम पे आपको देखने को मिलेगा। इस इंडेक्स को 2016 से पब्लिश किया जा रहा है, 2016 से इसे पब्लिश किया जा रहा है। अब ये रिसेंट में पब्लिश हुए कुछ इंडेक्स है जिनको आपको याद रखना है, जैसे कि ग्लोबल पेंशन इंडेक्स, इंडिया की रैंक 45 थी, टॉप पर था नेदरलैंड। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इंडिया 111वें नंबर पे था जिसको भारत सरकार ने मानने से मना कर दिया। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, भारत 40वें नंबर पे था, टॉप पर था स्विट्जरलैंड। तो ये भी आप इंडेक्स एक बार पढ़ के जाइएगा, इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं।
वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्कीम, तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने हमें इन्फॉर्म किया है कि कितने रेलवे स्टेशन है जिसमें वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्कीम चल रही है। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई कि वन स्टेशन वन प्रोडक्ट जो इनिशिएटिव है वो इंडियन रेलवे का है, और इंडियन रेलवे जो है वो वोकल फॉर लोकल को प्रमोट करती है, हमारे इंडिया के जो आर्टिस्ट है उनको प्रमोट करती है, उनके वर्क को प्रमोट करती है, और इसके लिए इंडियन रेलवे मतलब जो हमारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं उसमें एक आप कह सकते हैं कि एक शॉप क्रिएट करने की, एक आपका दुकान लगाने की परमिशन जो है रेलवे के द्वारा यहाँ पे दी जाती है इन प्रोडक्ट को। तो इंडियन रेलवे ने हमें इन्फॉर्म किया है कि अभी हमारे देश में 1037 स्टेशंस पे ये आउटलेट्स है वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के अंतर्गत, जो कि प्रमोट करते हैं वोकल फॉर लोकल को। और ये जो स्कीम है इसे डिजाइन किसने किया है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद के द्वारा से डिजाइन किया गया है, और पायलट बेसिस पे इस स्कीम को 25 मार्च 2022 में शुरू किया गया था। क्लियर है इतनी चीजें? डन। और जोनल रेलवे जो होता है वो डिसाइड करता है, आइडेंटिफाई करता है किस वेंडर को वो आउटलेट हमें देना है, और वो वेंडर मतलब किस आर्ट वर्क से जुड़ा हुआ है, मतलब कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पे एलिजिबल है अंडर द वन नेशन वन प्रोडक्ट, सॉरी ठीक है, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। नेक्स्ट चलिए, अब यहाँ पर हम एक आइलैंड के ऊपर भी डिस्कशन करते हैं। हुआ क्या, अभी कुछ समय पहले एक सीरीज ऑफ वॉल्केनो इरप्शन, अंडर वाटर वॉल्केनो इरप्शन हुए, ठीक है, और जिसके कारण एक नया आइलैंड बना है जापान में, जो कि न्यूज में है। तो न्यू आइलैंड इमर्जेस आफ्टर अंडर सी वॉल्केनो इरप्शन ऑफ जापान। तो अगर हम जापान की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे जापान है जिसकी कैपिटल टोक्यो है, और जापान से कुछ दूरी पर आपको एक आइलैंड देखने को मिल रहा है, इमोजिमा, ठीक है, इवोजिमा, ठीक है। यहां पर आप देखेंगे विस्फोट के बाद आपको एक नया आइलैंड देखने को मिला। द वर्ल्ड न्यूएस्ट आइलैंड हैज बीन फॉर्म्ड ऑफ द कोस्ट ऑफ जापानीज आइलैंड ऑफ इबोजिमा इन द पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन में इस आइलैंड ग्रुप के पास आपको एक और नया आइलैंड देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ द वॉल्केनो एरप्शन, जो कि लगभग 1200 किलोमीटर दूर है टोक्यो से, ठीक है। 21 अक्टूबर से लगातार आप देखेंगे इस पूरे एरिया में अंडर वाटर वॉल्केनो इरप्शंस हो रहे थे, जिसके बाद यहाँ पर वॉल्केनो इरप्शन के बाद एक न्यू आइलैंड फॉर्म हुआ है, और जो मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्सेस होती है उनके द्वारा इसके पिक्चर को क्लिक किया गया, ठीक है। ये जो इवोजिमा आइलैंड है इसको हम पहले इवोतो आइलैंड के नाम से भी जानते थे, 2007 में अथॉरिटी ने इसका नाम चेंज किया है। चलिए अब बात करते हैं हम अगेन यूक्रेन एंड रशिया वॉर पे, ठीक है। यहाँ पर आपको यूक्रेन दिखाई दे रहा है, ये यूक्रेन है, ये आपका बेलारूस है, ये रशिया है, और यहाँ से एक नदी जो कि रशिया से ओरिजिनेट हो रही है, और ये नदी, ये रिवर आपको दिखाई दे रही है। इस रिवर का नाम है नीपर रिवर, और ये क्वेश्चन एग्जाम में देखिएगा किसी ना किसी पेपर में तो आएगा ही आएगा, क्योंकि बहुत समय से ये न्यूज में है। देखिए यूक्रेन, यहाँ पे जो सिटी है कीव भी आपको जो है कैपिटल सिटी, वो भी नीपर नदी के किनारे ही आपको देखने को मिलेगी, और यहाँ पे नीपर रिवर पे एक डैम भी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे यूक्रेन के जो लोग थे वो इस डैम को कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, लेकिन रशिया ने ये डैम कंस्ट्रक्ट होने नहीं दिया, तो इसलिए वापस से न्यूज में आ गया। तो रशिया मिलिट्री ने यहाँ पर जो फोर्सेस थी जो यूक्रेन में अटेम्प्ट कर रही थी इस रिवर पे जो आपका डैम है, बैंक पे रिवर पे जो डैम है, ब्रिज है, उसको तैयार करने के लिए, लेकिन रशियन फोर्सेस ने ऐसा करने नहीं दिया। नीपर रिवर जो है वो 4th लॉन्गेस्ट रिवर है यूरोप की, इसके सबसे बड़ी है बोल्गा रिवर, फिर डेन्यूब रिवर और यूराल रिवर, ठीक है। इन रशियन द रिवर नेम इज नेपर, यूक्रेन में इसको निप्रो कहा जाता है, और बेलारूस में इसको नायपरो कहा जाता है। ये जो रिवर है बेसिकली आप देखेंगे जो नीपर रिवर है, इसकी कई सारी ट्रिब्यूटरीज है, उसका जो ड्रेनेज एरिया है वो बेलारूस एंड यूक्रेन में फैला हुआ दिखाई देगा। और ये जो रिवर है बेसिकली यूक्रेन को राइट एंड लेफ्ट बैंक में डिवाइड करती है। आप वापस देखिए, यूक्रेन को लेफ्ट एंड राइट बैंक में डिवाइड करने का, पार्ट्स में डिवाइड करने का काम ये नीपर रिवर आपको देखते मिलेगी। ओरिजिनेट कहाँ से होती है? तो रशिया से होती है, ये मॉस्को के पास से इसको ओरिजिनेट होती है, और लगभग 32,000 इसकी सहायक नदियां या ट्रिब्यूटरीज आपको देखने को मिलेंगी। अगली एक एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं जो है त्रिशक्ति प्रहार।
त्रिशक्ति मतलब हमारे जो तीनों फोर्सेस हैं, मतलब इंडियन आर्मी, इंडियन नेवल फोर्सेस एंड इंडियन एयर फोर्सेस, तीनों मिलके इस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज को कंडक्ट कराती है। मतलब इस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज में तीनों फोर्सेस का इन्वॉल्वमेंट होता है, इसलिए इसे हम त्रिशक्ति प्रहार एक्सरसाइज के नाम से जानते हैं। इसकी शुरुआत हो चुकी है कहां पर? वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ राजस्थान इन जैसलमेर में। कहां हो रही है? वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ राजस्थान इन जैसलमेर में हो रही है। बेसिकली एक्सरसाइज क्यों होती है कि तीनों जो फोर्सेस है उनमें म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन हो और उनकी ऑपरेशनल इफिशिएंसी इंप्रूव हो। इसमें फाइटर एयरक्राफ्ट, नेवल फोर्सेस के साथ अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर, चिनूक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर, ये सारी चीजें इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने वाली हैं। नेक्स्ट बात करेंगे मित्र शक्ति 2023 नाइन्थ एडिशन मित्र शक्ति एक्सरसाइज का स्टार्ट हो चुका है 16 नवंबर को। 16 नवंबर से 29 नवंबर तक मित्र शक्ति एक्सरसाइज होनी है। कहां पर? पुणे में। मित्र शक्ति एक्सरसाइज जो है वो इंडिया और श्रीलंका के बीच में होने वाली ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, जिसमें अगर हम बात करें तो इंडिया के मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट पार्टिसिपेट करने वाले हैं। डन। नेक्स्ट बात करेंगे। चलिए, अब यहां पर आपको एक और आइलैंड दिख रहा है बेसिकली, जहां पर लगातार ना बहुत ही कम समय में 800 से ज्यादा अर्थक्वेक आए। 800 से ज्यादा टाइम जो है वो सिस्मिक वेव जनरेट हुई, अर्थक्वेक जनरेट हुआ, और अब यहाँ पे चांसेस बन रहे हैं कि वॉल्केनो इरप्शन भी हो सकता है। इसलिए आइसलैंड ने क्या किया, यहाँ पे इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। स्टेट ऑफ इमरजेंसी कहाँ डिक्लेयर हुई है? आइसलैंड में। क्यों डिक्लेयर हुई है? सिस्मिक वेव या अर्थक्वेक फ्रिक्वेंटली आ रहे थे, 800 अर्थक्वेक यहाँ पर आए और वॉल्केनो इरप्शन के चांसेस भी यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं। इसलिए यहाँ पे स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है आइसलैंड में। और आइसलैंड के भी किस एरिया में? तो रेक्जेंस पेनिनसुला, ये जो एरिया है रेक्जेन पेनिनसुला, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर ये एक्टिविटी हो रही है। एक्टिविटी क्यों हो रही है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है मिड अटलांटिक रिज। ये क्या है? आपकी मिड अटलांटिक रिज है। और मिड अटलांटिक रिज में क्या हो रहा है? यहाँ पे कन्वर्जेंस नहीं हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट। तो इसलिए इस एरिया में एक्टिविटी हुई, जिस एक्टिविटी के कारण क्या हुआ? सिस्मिक वेव जनरेट हुई, अर्थक्वेक जनरेट हुए, और अब वॉल्केनो इरप्शन के चांसेस बन रहे हैं। इसलिए स्टेट ऑफ इमरजेंसी को यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है। तो जो बातें बोली है वो यहाँ पर लिखी है, पीडीएफ में मिल जाएंगी, आप पढ़ लीजिएगा। डन। मिड अटलांटिक रिज भी आपने यहाँ पर देख ली, यहाँ आपको आइसलैंड भी मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम इग्ला एस। ये जो है वो हैंड हेल्ड एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है। मतलब हाथ में पकड़ के देखो, ये पर्सन जो है वो मिसाइल को फायर कर रहा है। और इसको किसने डिजाइन डेवलप किया है? रशिया ने किया है। लेकिन रशिया अब इसे हैंडओवर किसे कर रहा है? इंडिया को कर रहा है। एक कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे साइन हो चुका है इस मिसाइल की सप्लाई करने के लिए। तो रशिया रिसेंटली साइन अ कॉन्ट्रैक्ट टू द सप्लाई इग्ला एस हैंड हेल्ड एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल टू इंडिया। और यहाँ पे लाइसेंस भी देगा इसके प्रोडक्शन के लिए। रशिया लाइसेंस भी देगा इंडिया को इसके प्रोडक्शन के लिए। ये जो मिसाइल है इसको रशिया ने डेवलप किया है। और एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम आपको ये देखने को मिलेगा। वेस्टर्न अगर हम कंट्रीज देखें तो वहां पर इसे SA-24 ग्रिंच के नाम से जाना जाता है, और रशियन आर्मी से 2004 से इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो हमारी शॉर्ट फ्लाइट्स होती हैं, क्रूज मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट्स हैं, उनको इजीली डिटेक्ट करके उनको डिस्ट्रॉय करने में कैपेबल है। अगर इसकी रेंज भी देखें तो 6 किलोमीटर की रेंज आपको ये देखने को मिलेगी। काफी हैवी और काफी पावरफुल आपको ये मिसाइल देखने को मिलेगी। और इसका जो वॉरहेड कैपेसिटी या पेलोड कैपेसिटी है वो 2.5 kg का देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है 9th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल टू बी हेल्ड इन फरीदाबाद इन जनवरी 2024। बेसिकली ये जो आपकी कॉन्फ्रेंस होती है स्टूडेंट, रिसर्चर्स एंड साइंटिस्ट के लिए होती है, उनको एक नया प्लेटफॉर्म मिलता है बेसिकली। तो 9th नंबर का इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल कहाँ पर होना है? फरीदाबाद में, हरियाणा में होना है। 17 जनवरी से लेके 20 जनवरी के बीच में 2024 मतलब 2024 में 9वां संस्करण होगा, 9वां एडिशन होगा। और जिसकी थीम क्या है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृतकाल। डन। चलिए, अब यहाँ पर ये जो दिखाई दे रही है आपको, ये है स्पर्म वेल। ठीक है, स्पर्म वेल को प्रोटेक्ट करने के लिए पहली कंट्री बन गई है डोमिनिका, जिसने यहाँ पे वर्ल्ड का पहला मरीन प्रोटेक्टेड एरिया क्रिएट किया है फॉर द स्पर्म वेल्स। तो डोमिनिका क्रिएट वर्ल्ड फर्स्ट मरीन प्रोटेक्टेड एरिया फॉर द स्पर्म वेल। अब आपको ये जो आइलैंड ग्रुप है बेसिकली कैरेबियन जो सी है या कैरेबियन नेशंस है ना, उसके पास ही आपको ये आइलैंड देखने को मिलेगा जिसका नाम है डोमिनिका।
और इसने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है क्योंकि वर्ल्ड का पहला मरीन प्रोटेक्टेड एरिया जो कि सेफगार्ड करता है इंडेंजर स्पर्म वेल्स को, उसको तैयार किया है। बेसिकली यहाँ पर अगर आप मैप में देखेंगे तो यहाँ पर ये है कैरेबियन सी, और यहीं पर आपको एक आइलैंड नेशन भी देखने को मिलेगा विच इज डोमिनिका। इसने अपने आसपास के एरिया में इस इंडेंजर मरीन मैमल को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर इनिशिएटिव लिए हैं। ये ग्राउंड ब्रेकिंग इनिशिएटिव है क्योंकि क्लाइमेट चेंज से भी फाइट करने की जरूरत है। ठीक है, डोमिनिका गवर्नमेंट के द्वारा रिसेंटली एक प्लान डिजाइन किया गया है। लगभग 300 स्क्वायर माइल का जो एरिया है रॉयल विलू वाटर में, उस पूरे एरिया को यहाँ पे मरीन रिजर्व बनाया जाएगा, डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, अब ये जो मैमल है ना, ये सॉरी इस जो मरीन आपका यहाँ पे स्पर्म वेल है, ये इसकी खास बात होती है। क्या खास बात होती है? ये ओशियन सरफेस पे जाती है, लगभग 10,000 फीट की गहराई पे डेप्थ में जाती है, और वहां पर अपना जो भी नाइट्रोजन वेस्ट है उसको रिलीज करती है। और उनका जो नाइट्रोजन वेस्ट होता है उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, जो कि प्लैंक्टन्स को, जो फायो प्लैंक्टन्स होते हैं ना, प्लैंक्टन्स को बूम कर देती है। और जब प्लैंक्टन्स बूम होते हैं तो वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्व कर लेते हैं और सी बेड पे ले जाते हैं। तो एक खास क्वालिटी आपको देखने को मिलती है इन स्पर्म वेल्स में। तो क्लाइमेट चेंज से फाइट करने के लिए इस पूरे एरिया को बेसिकली रिजर्व डिक्लेयर करने की बात या रिजर्व बनाने की बात यहाँ पे कर रहा है ये कैरेबियन आइलैंड। डन। अंत में बात करेंगे कुछ शॉर्ट न्यूज के बारे में। पहली न्यूज है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्लेयर टोरेंट गैस लिमिटेड। टोरेंट गैस लिमिटेड के द्वारा मनोज जैन को मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया गया और इनका जो टेन्योर है वो 1 जनवरी 2024 से स्टार्ट हो जाएगा। हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने कहा है कि हम आने वाले समय में मतलब 2027 तक जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ देंगे और इंडिया वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू द निर्मला सीतारमण, इंडिया कब वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी? तो 2027 तक ऐसा घटना हो जाएगी। अब भाई कल का दिन तो कल का दिन था। कल परसों आपने देखा होगा सेमीफाइनल चल रहा है, आपने बिल्कुल डेफिनेटली देखा ही होगा। तो इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच भी देखा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो रोहित शर्मा पहले बैट्समैन बन गए हैं जिन्होंने 56 हिट किए हैं इन द वर्ल्ड कप। एंड विराट कोहली ने भी हिस्ट्री ब्रेक की है। पहले सचिन तेंदुलकर जी के नाम सबसे ज्यादा यहाँ पे जो सेंचुरीज बनाने का रिकॉर्ड था, लेकिन अब ये रिकॉर्ड विराट कोहली के पास चला गया। इन्होंने ओडीआई में 50 सेंचुरी बना ली है। डन। नेक्स्ट है हमारे जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्टर है जिनका नाम हरदीप सिंह पुरी है। ठीक है, इन्होंने 3rd हॉकी इंडिया सीनियर वीमेन इंटर डिपार्टमेंटल नेशनल चैंपियनशिप की शुरुआत शिवाजी स्टेडियम में की है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज किस मिनिस्ट्री के अंदर लॉन्च किया गया है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। 800 किसकी बायोपिक है, किस क्रिकेटर की? तो आंसर हो जाएगा मुथैया मुरलीधरन की बायोपिक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गुरकीरत सिंह मान रिटायरमेंट ले लिया, कहां से है? क्रिकेटर है भाई ये। ठीक है। पृथ्वीराज सिंह, इनका निधन हो गया है, ही पास्ड अवे रिसेंटली। कौन थे ये? तो ओबेरॉय ग्रुप के ये फॉर्मर चेयरमैन थे। ऑप्शन डी। फर्स्ट इंडियन वीमेन जिन्होंने 21,500 फीट की हाइट से जंप किया है माउंट एवरेस्ट से, फ्रंट ऑफ माउंट एवरेस्ट से। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे शीतल महाजन। नेक्स्ट है नेशनल गेम्स 2023 में किस स्टेट ने टॉप किया है? सो महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। चलिए ये न्यूज बता देती हूं मैं। सिल्कियारा टनल जो कि रिसेंटली न्यूज में थी, किस स्टेट में? तो आप लोगों ने न्यूज देखी होगी, उत्तराखंड में ये जो टनल है वो कोलैप्स हो गई। कोलैप्स होने के कारण कई सारे वर्कर्स यहाँ पे फंस गए। आप लोगों ने न्यूज जरूर देखी होगी। हमारा जो 4 धाम यात्रा प्रोजेक्ट है, जो 1200 करोड़ का एक प्रोजेक्ट है, 1200 करोड़ का, उसी का एक पार्ट था ये टनल जो कि कोलैप्स हो गई, इसलिए न्यूज में है, उत्तराखंड में मिल जाएगी। डन। नेक्स्ट है ओबीआई इंक्लूसिवनेस इंडेक्स में भारत 117 पे है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। रिसेंटली पहली इंडियन वुमेन क्रिकेटर जिनको आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, सो आंसर हो जाएगा डायना इदुलजी। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सहारा ग्रुप के चेयरमैन या फाउंडर जिनका निधन हो गया है, कौन थे वो? सुब्रतो रॉय। ऑप्शन ए। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द इंडियन रेलवे वन स्टेशन वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव के अंतर्गत अभी कितने स्टेशन पे आउटलेट हैं? ऑप्शंस स्क्रीन पे दिख रहे हैं। सही आंसर आप हमें दे देंगे कमेंट सेक्शन में। बाकी सारी बातें आने वाली वीडियो में कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।